तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पूछा गया है। कल एक विश्वविद्यालय का पेपर हुआ और मेरे पास पेपर आया। उस पेपर को मैं एक प्रकार से आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। शायद महात्मा गांधी का था या फिर किसी का था, जो भी है उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। हिंदी का पेपर हुआ बीए द्वितीय वर्ष को लेकर के 2021 में। ये पूछे गए प्रश्न हैं जिनकी भी परीक्षा भी बाकी हिंदी वालों, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ इसमें से। क्योंकि हिंदी का जो पेपर होता है अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आपको मिलेगा। क्योंकि कभी जो होते हैं उनकी रचनाएं हो सकता है आपको सेम मिले कि किसी ने मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि रखी तो किसी ने एक प्रकार से धरती मुझे कितना देती है, या इसी प्रकार से अन्य अन्य जो कवि होते हैं उनकी रचनाओं में डिफरेंट मिल सकता है। ये हो सकता है जैसे शंकर प्रसाद का आप में श्रद्धा, जो एक प्रकार से आपके आप में श्रद्धा सर्ग हो सकता है, एक में जो है आपका ईड़ा सर्ग हो, या फिर इसी प्रकार से तमाम सारे सर्ग जो लज्जा सर्ग हो। तो ऐसे में जो है यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से अपने सिलेबस को आप ज़रूर देखें और उसी के अनुरूप पढ़ाई अपनी करें। ध्यान रखेंगे, एक बार सिलेबस देख लें। आधुनिक हिंदी काव्य में बात की जाए तो आपको वहाँ पर देखना योग्य बात होती है कि वहाँ पर कवि आप में क्या संकलित है और कवि की क्या क्या कविताएं संकलित हैं। मेन फोकस इस पर आपको करना होता है। वहीं आपको बता दूं कि आखिरकार इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ये देख लेते हैं। एक सरसरी नज़र आपको दिलाने का प्रयास करता हूँ फटाफट से, और इसको देख लीजिए सभी लोग। ओके, आपका जो पेपर है मेरे भाई, आपका जो पेपर है आपके सामने इसी प्रकार से आया था। बीए द्वितीय वर्ष परीक्षा 2021, हिंदी पूर्णांक था 200 नंबर का और समय आपको मिला था 1.5 घंटे का। इसमें 2 खंड आपके डिवाइडेड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ एवं खंड बा से से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर ही अधिकतम सीमा में अगर आपको लिखना है तो 150 शब्दों में लिखना होगा। मतलब जो खंड आ में दिए गए सब जो है प्रश्न है वो लघु उत्तरीय हैं, लघु उत्तरीय हैं, यानी शॉर्ट आंसर आप टाइप क्वेश्चंस, ठीक। लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय हैं वो खंडबा में दिए जाएंगे और उनकी जो अधिकतम समय सीमा है 350 शब्द आप लिखना है, मतलब कि 350 शब्दों में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक। आइए हम देखते हैं खंड आ से कैसे प्रश्न आपके पूछे गए थे। खंड आ से लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आ से केवल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे और प्रश्न 12 यानी व्याख्या जो है, प्रश्न संख्या 12 यानी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर व्याख्या दी गई है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो किसी 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। देखिए, पहले अनिवार्य है जो आपका प्रश्न संख्या 12 है व्याख्या वाला, उसको आपको करना ही करना, उसमें कोई कोताही नहीं करनी है। सभी प्रश्नों के अंक आपके क्या हैं, समान हैं, तो आपको व्याख्या जरूर करनी पड़ेगी और बाकी इसमें से आप छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के 5 प्रश्न आपके करने हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया था पंचवटी कविता से जो है शीर्षक का सारांश लिखिए। पंचवटी जो कविता है उसका शीर्षक का सारांश क्या है, अर्थात उसका शीर्षक कैसे लिखा गया, उसका सारांश क्या है, क्या कहती है कविता, उसको थोड़े से भागों में आपको लगभग 150 शब्दों में बताने के लिए बोल रहा था। तो यहीं पर आपको इसको समझा देना है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, वह तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता का वैशिष्ट्य क्या है। ये मतलब कि इसका वैशिष्ट्य मतलब विशेष क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। अगला है आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत माता कविता की विशेषताएं बताइए। भारत माता कविता की विशेषताएं बताइए। ये सारी कविताएं उसके सिलेबस में संकलित हैं, इसलिए यहाँ से इसे पूछी जाती हैं। धूमिल की काव्य भाषा को बताइए। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया, धूमिल की काव्य भाषा कैसी थी, इसको बताएं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, अकाल और उसके बाद कविता की जो है मूल संवेदना, इसके बारे में आप बताएं, ठीक। कविता की मूल संवेदना क्या है, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद जो कविता है उसकी मूल संवेदना क्या है, उसके मूल में क्या है, मतलब वो क्या कहना चाह रही है, उसके बारे में आपको बताना है। छठवां नंबर प्रश्न दिया गया, प्रयोगवादी काव्य की समान विशेषताएं देना था आपको। प्रयोगवादी काव्य की समान विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना था। वहीं 7वां रासो काव्य परंपरा के बारे में आपको बताना था कि जो रासो काव्य परंपरा, पृथ्वीराज रासो या इसी प्रकार से खुमान रासो, तो इन सभी के बारे में आपको बताना था क्या क्या चीज़ें थी, क्या विशेषताएं थी इसकी, इसको बता देते। 8वां प्रश्न था आपका अष्टछाप के कवि, जिसमें आपके सूरदास हेड रहते हैं, तो विट्ठल नाथ ने उसको बनाया था। ये कृष्ण भक्ति शाखा से पूछ लिया गया प्रश्न आपके सामने है, तो इसको भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अष्टछाप कई बार सभी लोगों ने हमारे वीडियो में तो बहुत सारे धूमिल की काव्य भाषा भी हमने बताई है और शायद प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं भी इसको बताई है। रासो काव्य परंपरा के बारे में भी हमने आपको बताया होगा। अष्टछाप के बारे में बताया, पद्मावत के बारे में भी हमने बताया था कि ठेठ अवधि में लिखी गई रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। इसका 12 मासा आपके पाठ्यक्रम में फर्स्ट ईयर में संकलित था। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई। रीत सिद्ध कवि बिहारी, रीत सिद्ध कवि बिहारी, बिहारी एक प्रकार से
देखे होंगे बिहारी एक प्रकार से ऐसे कवि हैं जो कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत रजियात भरे भुवन में करत है नैनन ही सौबात। मतलब गागर में सागर भरने का काम किया इन्होंने। छोटी बात मतलब कि सत सैया के दोहरे जब नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। दोहे ऐसे हैं बिहारी के कि देखने में बड़े छोटे छोटे लगते हैं लेकिन घाव बड़ी ही गंभीर करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। वहीं छायावाद के बारे में आप यहाँ पर लिखने को आया था आपसे। छायावाद, छायावाद आपसे छायावाद की विशेषताओं के बारे में, छायावाद किसे कहते हैं इसको आप बता देते हैं। इसके मुख्य मुख्य कवियों के निवेद जो बृहत्त्रयी कवि हैं इसमें जो प्रसाद पन्त निराला इनके बारे में, और जो आपके छायावाद के 4 स्तंभ है आपके प्रसाद पन्त निराला और महादेव वर्मा इनके बारे में बता देते तो हो जाता आपका उत्तर यहाँ पर। इन सभी को हमने यहाँ पर बता दिया है। आगे देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया व्याख्या को लेकर के। व्याख्या को लेकर के यहाँ पर दिया गया गर्मियों के दिन दीवा का जो है तमत माता, क्या गर्मियों के दिन दीवा का तमत माता रूप उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। कविता से यह लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यह प्रश्न नहीं पता था आपको तो अगला कर सकते थे अथवा करके दिया है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, जो है औरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो, क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी के गिरे हुए खून का रंग। ये जो है आपसे पूछा गया था। वही अगर यह भी नहीं बता तो अथवा करके दूसरी आपको कविता दी गई थी। यहाँ पर नीचे देखें कि कई दिनों का चूल्हा रोया और चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया और सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त और कई दिनों तक चूहों की ही हालत रही शिकस्त। ये कविता, इसकी आप व्याख्या और जिसे संदर्भ वगैरह लिख सकते थे। तो 3 आपको व्याख्या दी गई थी, इनमें से केवल एक आपको करना था अथवा करके तीनों दी गई थी। अब खंड बा में प्रवेश करेंगे। खंड बा में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने थे। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। सभी प्रश्नों के अंक आपके समान थे। मतलब अगर 2 प्रश्न आप करेंगे किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे और एक प्रश्न जब आप करते तो आपको 50 नंबर मिलता है। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही है। पहला प्रश्न आपको दिया गया था मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालने को बोल रहा, तो ये सभी को पता होगा। अधिकतर मैथिली शरण गुप्त के बारे में हमने एक वीडियो पर्सनली बनाई, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से ये पूरा हो जाता। वहीं जो आया दूसरा नंबर प्रश्न है जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, इस कथन का सुधारण व्याख्या कीजिए। इसको भैया हमने नेक्स्ट वीडियो में के अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी में और पूछा गया था, उसमें भी हमने बताया था कि इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। वहीं BA करेकर चैनल पर, वह भी मेरा चैनल है BA करेकर, तो उस BA करेकर पर भी हमने हिंदी साहित्य को लेकर के इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बताया था, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक, तो ये 2 प्रश्न आप कर सकते थे बड़ी आसानी से। वहीं और भी प्रश्न आपके सामने है। तीसरा नंबर प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न ये भी हमने शायद आपको बताया था, लेकिन पूरा रूप से विस्तृत रूप से नहीं बताया था, छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के बताया था। आदिकाल की समान प्रवृत्ति, आदिकाल की समान प्रवृत्तियों के बारे में आपसे पूछ रहा है। 5वां भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, प्रस्तुत कथन की तर्क संगत व्याख्या कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था, इसको कौन नहीं, सभी लोग जानते होंगे। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्ति पर विचार, बहुत सहज प्रश्न आया था, कोई कठिन नहीं आया था, बड़े आसानी से आप कर लिए होंगे, जाहिर सी बात है, और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस प्रश्न में। अगर ऐसे प्रश्न आए तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रश्न आपके पढ़े लिखे होने चाहिए। अब भक्ति युग को स्वर्ण युग के नाम से इसलिए जाना था, आप देखते होंगे। अब इसमें अगर पूरी विचारधारा आपको बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आप भक्ति युग में अगर लिखना प्रारंभ करेंगे तो भक्ति युग एक प्रकार से स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है। इसमें एक प्रकार से भक्ति एक चरम सीमा पर, या फिर हिंदी जो कि काव्य भाषा यानी हिंदी जो है, हिंदी एक प्रकार से चरम उत्कर्ष में अपने आती रही। विभिन्न बोलियों का समूह एकत्रित होता गया, धीरे धीरे हिंदी में शब्द संख्या में वृद्धि होती गई। यहाँ पर तमाम प्रकार के जो है कारण आपके सामने आते हैं कि क्यों आखिरकार हिंदी का विकास हुआ, क्यों भक्ति आंदोलन आया। इसमें आप बता सकते हैं ऐतिहासिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, इसी प्रकार से राजनीतिक कारण, तमाम प्रकार के कारण आप इसमें पिरो करके अच्छे तरीके से आप इसमें समझा सकते थे। ठीक, वहीं आप प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्ति, प्रगतिवाद में तमाम सारे मार्क्सवादिस्ट जो मार्क्सिस्ट विचारधारा का एक प्रकार से पूरा का पूरा जो है प्रभाव पड़ा था। शोषितों के प्रति विद्रोह था, लोग एक प्रकार से विद्रोह का स्वर इन सब कवियों के अंदर होता था। गरीबों के प्रति सहानुभूति और एक प्रकार से जो अमीर वर्ग होते थे उनके प्रति एक प्रकार से आक्रोश की भावना, तमाम प्रकार की चीज़ें होती थी, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो इसको आप कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। तो मेरे भाई अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।